अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। आज हमारे कोर्स की चौथी क्लास है और आज मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल पैनल के बारे में। जैसे हमारे मोबाइल की सारी सेटिंग होती है सेटिंग के ऑप्शन में, इसी तरीके से कंप्यूटर की सारी सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल के अंदर। हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग। आज की इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और चलिए अब हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं। अब हम सिंपली अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले स्टार्ट बटन के अंदर जाएंगे, जो आपको स्टार्ट बटन दिया गया है। आपने यहाँ से टाइप करना है कंट्रोल पैनल, तो आपके पास बिल्कुल सामने सामने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाएगा। आप कंट्रोल पैनल को ओपन करें। यहाँ से जो आपकी सेटिंग है कैटेगरी के अंदर दिख रही है। कैटेगरी के अंदर ये नुकसान होता है कि आपके जो चीज़ें हैं वो बहुत अंदर अंदर तरीके से मिनिमाइज हुई हुई होती हैं। तो आपने सबसे पहले व्यू बाय के अंदर जाके यहाँ से लार्ज आइकन्स कर लेना है। अब मैं इसके बारी बारी सारे ऑप्शंस आपको समझाऊंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आप लार्ज आइकन्स लाजमी कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारी बारी ऑप्शन समझाऊंगा। जैसे हम सबसे पहले समझते हैं ऑटो प्ले को। ऑटो प्ले क्या काम करता है? जैसे ही आप ऑटो प्ले के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या है? जैसे एक्सटर्नल चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, जैसे हमारे पास रिमूवेबल ड्राइव हो गई जिसको हम यूएसबी कहते हैं, या कैमरा स्टोरेज हो गई, यानी कैमरा अगर हम लगाते हैं या डीवीडी हम लगाते हैं तो वो किस फॉर्म में ओपन हो। जैसे हमारे पास यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी यूएसबी लगाते हैं। तो अभी जैसे ही मैंने अपनी यूएसबी को पुट करूँगा, अभी अभी मैंने अपनी यूएसबी को पुट किया है, तो आप देख सकते हैं वो इंपोर्ट फाइल के अंदर ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट को यहाँ से सेव किया हुआ था। अब मैं यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि यहाँ से इंपोर्ट की बजाय मैं यहाँ से रिमूवेबल ड्राइव को यहाँ से कर लेता हूँ टेक नो एक्शन, और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं अपनी यूएसबी को निकाला, अब मैं दोबारा लगाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो यूएसबी ड्राइव है वो उसका फोल्डर ओपन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऑटो प्ले के अंदर जाके इधर से जाके टेक नो एक्शन के बजाय यहाँ से मैं कर लेता ओपन फोल्डर टू व्यू, तो इससे ये होता, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब दोबारा अपनी यूएसबी को निकाल के लगाता हूँ। अब जैसे यूएसबी को लगाया तो उसका फोल्डर खुद ब खुद ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ही आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आपको माय कंप्यूटर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटो प्ले के अंदर यही काम होता है कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगा रहे हैं, चाहे वो यूएसबी हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो कैमरा स्टोरेज हो, वो किस फॉर्म में ओपन हो, आप यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, जैसे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो जो भी यूएसबी लगाएगा उसमें जो जो सामान है हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इंपोर्ट पे किया, अब मैं अपनी यूएसबी को निकाल के अगेन पुट करता हूँ यहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं वो हमसे पूछेगा कि ये चीज़ें यूएसबी के अंदर रखी हुई हैं और आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इन पे क्लिक करके यहाँ से सिंपली ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑटो प्ले का यही काम है कि आप जो एक्सटर्नल चीज़ें लगाते हैं आप उनको किस तरीके से अपने पास सेव या ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकअप एंड रीस्टोर का। ये क्या होता है कि बैकअप एंड रीस्टोर इसलिए वर्क करता है कि अगर आपका कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ की प्रॉब्लम आ गई है और आप या वायरस आ गया है और आप चाहते हैं कि अपना सारा डेटा कहीं ट्रांसफ़र करके और सिंपली आप अपनी विंडोज़ से सारा इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन सबको अगर डिलीट आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो हमारे पास बैकअप के अंदर सेव हो जाएँ, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि सर हम इसको कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं, कॉपी करके हम सिंपली पेस्ट करें तब भी ये काम हो सकता है। लेकिन कॉपी पेस्ट में ये नुकसान होता है कि हमारी हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ फाइल्स जो रखी हुई होती हैं वो हमसे सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर हम बैकअप बना लेंगे फिर उससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ से ऑप्शन का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज बैकअप सेटिंग का, यहाँ से आपने क्लिक किया। वो देन आपसे पूछेगा कि आप अपने बैकअप को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये मेरे पास बेसिकली मेरे पास पार्टीशन बने हुए हैं मेरे हार्ड डिस्क के अंदर, प्रोफेशनल डेटा, पर्सनल पिक एंड सॉफ्टवेयर। अगर मैं सॉफ्टवेयर वाली फ़ाइल के अंदर अपना सारे कंप्यूटर का बैकअप बना के रखना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एक और बार नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सेव सेटिंग एंड रन बैकअप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसका बैकअप, पूरे कंप्यूटर का बैकअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो जो फाइलें हैं सारी की सारी फाइलों का बैकअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं बैकअप बनाना नहीं चाहता, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है।
उसके बाद आपके पास जब विंडो वगैरह हो जाए, आपने सिंपली उस बैकअप की फ़ाइल को यूएसबी में रखेंगे तो समझें आपका पूरा कंप्यूटर का बैकअप वहाँ पे सेव हो जाएगा उसी पार्टीशन के अंदर। उसके बाद आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके दोबारा यहाँ पे रखें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रीस्टोर का। जैसे ही आप रीस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्राउज़ करेंगे नेटवर्क लोकेशन को, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करें। अब जहाँ पे आपका रखा हुआ होगा आपका सारे का सारा डेटा, आप उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। अभी क्योंकि मैंने बैकअप बनाया नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेस भी कर लेता है बैकअप को। अगर आपके पास कंप्यूटर में सेव होगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेस कर लेगा और यहाँ पे आके जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सारे के सारे कंप्यूटर का जो डेटा था वो इसके अंदर सिंपली आ जाएगा। तो बैकअप एंड रिस्टोर इसलिए काम आता है। उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट कंप्यूटर की कलर मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। जैसे एडवांस के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहाँ से आ रहा है कैलिब्रेट डिस्प्ले, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, देन अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। तो अब ये आपके पास देखेंगे आ रहा है कि अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, आपकी स्क्रीन अगर थोड़ी सी ख़राब है तो आप उसकी ब्राइटनेस को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये देखें ब्राइटनेस ज़्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है। तो इधर से अगर हम बिल्कुल बीच में रखेंगे तो हमारे पास स्पॉट जो है वो नहीं दिखेगा। तो ये हमें बेनिफिट देता है। अगर आपको फिर भी इसकी सेटिंग ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इसको सेट करके रख देगा अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर डॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप अपने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस क्या है, इसकी रोशनी है। अब जैसे हमारे पास 3 कलर से मिलके हमारी स्क्रीन के कलर बने हुए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल रेड की कलर टोन को कम करता हूँ तो अब आप देखें हमारी स्क्रीन के कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी स्क्रीन के कलर ख़राब हो रहे हैं तो आप यहाँ से आके उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें, आप जैसे अपनी स्क्रीन का कलर मेंटेन रखना चाह रहे हैं आप उसको वैसा रखें। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, फिनिश के ऊपर क्लिक करें, तो आपकी पूरी स्क्रीन के कलर जो हैं वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपने सिलेक्ट किए हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है कलर मैनेजमेंट का। आपके पास यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डेट एंड टाइम का। अगर आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम ख़राब होगा तो ना आपका इंटरनेट चलेगा, और आपके पास मोबाइल में भी यही प्रॉब्लम होती है और कंप्यूटर में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको डेट एंड टाइम सही करना सिखाता हूँ। आपने सिंपली डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगा चेंज डेट एंड टाइम का, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ईयर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मंथ आ जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ईयर आ जाएंगे। आप यहाँ से मैन्युअली ईयर को सिलेक्ट करके, यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप डेट को भी सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास डेट चेंज हो जाएगी। ये तो हो गया तरीका डेट चेंज करने का। अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे आप इधर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं और उसके अलावा एरो के ऊपर भी क्लिक करके आप अपने टाइम को सही कर सकते हैं। यहाँ से एम पी एम, इधर से मिनट्स, इधर से घंटे, यहाँ पे जैसे आप सही करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर आपने अगेन ओके के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका टाइम सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स का। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स बेसिकली क्या काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स दिखना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इसका आपको छोटा सा एक डेमो दिखाना चाहूँगा। अगर आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे देख लें, ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं MP4 की और ये सारी की सारी आपको मीडिया प्लेयर के अंदर दिख रही हैं। अब मीडिया प्लेयर इसकी डिफ़ॉल्ट ऐप है। यहाँ पे पिक्चर को अगर आप ओपन करें तो वो भी फोटो व्यूअर के अंदर दिखता है, वो भी उसकी डिफ़ॉल्ट ऐप है। अब अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऐप को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ मीडिया प्लेयर। मैं आपको इधर थोड़ा सा चेक कराना चाहूँगा। यहाँ से मैंने मीडिया प्लेयर के ऊपर गया। अब ये सारे के सारे मीडिया प्लेयर के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स हैं जैसे 3G2, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो हैं ये मीडिया प्लेयर के अंदर ही ओपन होते हैं। मैं MP4 को ढूंढ लेता हूँ, जैसे मेरी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर MP4 के अंदर है। यहाँ से MP4 आ गया। अब MP4 के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैं इसका जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट ऐप है वो चेंज कर देता हूँ, मैं फ़ोटोज़ कर देता हूँ। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ से सेट डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा,
अब आप दोबारा वीडियोस के ऊपर चले जाएं तो ये सारी की सारी वीडियोस थी, लेकिन अब आपको ये किसके अंदर दिख रही हैं, एज अ पिक्चर की फॉर्म के अंदर दिख रही हैं। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से चलना शुरू तो हो जाएंगी, लेकिन ये आपकी पिक्चर फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे दिखेंगी, और काफ़ी विंडोज़ में तो ये चलती भी नहीं है। तो आपको अगर कोई भी आपका यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऐप ख़राब होती है तो आप उसको यहाँ से सिंपली सही कर सकते हैं। ये सिर्फ वीडियोस के लिए ही नहीं है, यहाँ से आप हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट ऐप को यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर हैं, ऐप इंस्टॉलर है, कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो वो आपके पास किस फॉर्म में ओपन होना चाहिए, तो ये सारी की सारी आपके पास डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिवाइस इंक्रिप्शन का। डिवाइस इंक्रिप्शन एक बिट लॉकर है। अगर आप अपने ड्राइव्स के अंदर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखिएगा, विंडो 11 जो सबसे लेटेस्ट विंडो है उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस रिकवरी की को सेव करेगा ही नहीं हमारे पास ना। सेव टू फाइल पे जाके अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी फाइल के अंदर जाके सेव करूँगा तो ये नहीं करेगा। विंडो 11 के अंदर ये काम नहीं करता जो लेटेस्ट विंडो है, लेकिन विंडो 10 तक आप अपने ड्राइव्स के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। ड्राइव्स क्या होती हैं, जैसे आप जिस पीसी के अंदर जाते हैं, जिस तरह आप अपना डेटा स्टोर रखते हैं, जैसे पर्सनल पिक, प्रोफेशनल डेटा, सॉफ्टवेयर, ये मेरी ड्राइव्स हैं। अगर मैं इनके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूं तो मैं इसी की मदद से इजीली लगा सकता हूं। लेकिन विंडो 11 है तो आप कितने भी ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लें, इसके ऊपर लगती ही नहीं है अगर होम वर्जन है विंडो 11 का। क्योंकि मैं विंडो 11 का होम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। विंडो 11 का जो प्रोफेशनल दूसरा वर्जन है उसके अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन होम वर्जन के अंदर हम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डिवाइस मैनेजर का। डिवाइस मैनेजर का ये काम है कि आपके पास यहाँ से ये बताता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं क्या उधर किसी के ड्राइवर मिसिंग तो नहीं है। जैसे अगर आप कैमरा के ऊपर जाएं तो देखें कैमरा के ड्राइवर्स कंप्लीट हुए हैं, आपका प्रोसेसर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अब मेरे लैपटॉप जो है वो i7 11th जनरेशन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इधर से हम जस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारी डिवाइसेस सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या उनमें कोई ड्राइवर्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से आप ईज़िली अपने ड्राइवर्स वगैरह को चेक आराम से कर सकते हैं। USB के भी ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे आप USB को भी सिंपली चेक कर सकते हैं, ये भी वर्किंग प्रॉपर्ली। तो यानी कि मेरे पास कोई भी ड्राइवर मिसिंग नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है डिवाइस एंड प्रिंटर्स का। इसके अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे मैं ब्लूटूथ के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आज तक कनेक्ट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल्स कनेक्टेड हैं इसके साथ। तो ये वाले ऑप्शन यहाँ पे हमें शो हो जाएगा ब्लूटूथ से जो हैं। उसके अलावा अगर हमारे प्रिंटर और स्कैनर कुछ हुए हैं तो प्रिंटर या स्कैनर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी बता देगा कि कौन कौन से प्रिंटर और आपके पास फैक्स मशीनें आपके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे मेरे पास ये मेरा प्रिंटर जो है अभी इस वक्त कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अक्सर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इधर ऐसे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उसके अलावा ऐड डिवाइस में जाके अगर आपका प्रिंटर आपका एक्सेस नहीं कर रहा तो यहाँ से आप रिफ़्रेश करके भी इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी प्रिंटर इस वक्त लगा हुआ नहीं है करंटली, तो इस वजह से वो द प्रिंटर आई वॉज नॉट लिस्टेड, ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन दे रहा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, पहले मैं इसका काम बताता चलूँ क्योंकि मुझे अपनी वॉइस को क्लोज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपको खुद बोल कर बताएगा कि ये ऑप्शन क्या है और ये काम क्या करता है। जैसे अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप करता हूँ अपनी वॉइस को। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज रीड दिस सेक्शन अलाउड। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अब कंप्यूटर आपको खुद बोल के बताएगा, जैसे Ease of Access Center. Always read this section aloud. Start magnifier. Start on screen keyboard. अब आपने देखा कि कंप्यूटर ने खुद बोल कर बताया उस काम के बारे में। तो ये इसी तरीके से काम करता है कि आप ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर के अंदर जाके जैसे ही इस पर टिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको बोल बोल कर बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन को ज़रा आप समझें।
सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। अगर आप ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई हुई होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से दिस पीसी को ओपन किया, सॉफ्टवेयर्स को ओपन किया, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके देखें तो ये बेसिकली एक ही विंडो के अंदर ओपन हुआ हुआ है। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो हमारी जो पीछे की फाइल्स थी वो भी साथ साथ ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन की मदद से यहाँ से रखता हूँ ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, तो इससे बेसिकली क्या होगा ज़रा आप देखिएगा। मैंने ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया है, मैं दिस पीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ब्राउज़र्स पे क्लिक करता हूँ। अब ये सारे अलग अलग विंडोज़ ओपन हो गई हैं। ये आप देखिए, ब्राउज़र की अलग है, सॉफ्टवेयर की अलग है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्राउज़र को क्लोज़ भी कर देता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट हमारा प्रीवियस स्टेप था सॉफ्टवेयर का वो ओपन है। अगर मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर देता हूँ फिर भी जो हमारा प्रीवियस स्टेप था दिस पीसी का वो ओपन है। तो इसने सबको अलग अलग विंडोज़ के अंदर ओपन किया है। ये इसीलिए काम आता है कि अगर आप फाइलों को अपनी अलग अलग विंडो के अंदर ओपन करना चाहें। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, अभी आप जानते हैं कि आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल क्लिक के अंदर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाए, जैसे ही मैं सिंगल क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। उससे पहले मैं अपनी पुरानी सेटिंग को सेम कर देता हूँ इन इट्स ओन विंडो की, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब सिंगल क्लिक क्या काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाईटेक कंप्यूटर सेंटर पे जैसे ही वन क्लिक प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल एक ही क्लिक में ओपन हो गई है। अगर हम किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, मैं दिस पीसी के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो फाइल एक ही सेकंड के अंदर ओपन हो जाएगी, वो भी वन क्लिक के अंदर। तो ये इसीलिए काम आता है कि अगर आप अपनी फाइल्स को वन क्लिक के अंदर ओपन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो है मेरी प्रैक्टिस वो डबल क्लिक के ऊपर है, तो मैं उसको डबल क्लिक के ऊपर अगेन रख देता हूँ। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने फ़ोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर आप अपनी फ़ोल्डर्स को छुपाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास वीडियो प्रोसेस के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आपके पास नीचे नीचे एक ऑप्शन आता है हिडन का। आप जैसे ही हिडन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से अगेन आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं वीडियो प्रोसेस का जो यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर था वो हाइड हो चुका है। अब हमारा जो फ़ोल्डर है वो यहाँ से छुप चुका है, हाइड हो चुका है, अब किसी को भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं उसको वापसी लेकर आना चाहता हूँ तो उसका आपके पास यहाँ से ये तरीका है, आप दोबारा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में ही जाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। पहले था डोंट शो पे, अब है शो हिडन फाइल्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। शो हिडन पे करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से वीडियो प्रोसेस का जो फोल्डर है वो ये आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा। लेकिन अभी ब्लरी इस वजह से हुआ है, जैसे ही आप डोंट शो पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा छुप जाएगा। अब आप चाहते हैं ये छुपे ना, आप डोंट शो पे क्लिक करें उसके बावजूद ना छुपे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हिडन के टिक को आपने अनटिक कर देना है। आप यहाँ से ओके कर दें। अब जब आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाके फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ से व्यू में जाएंगे और डोंट शो करेंगे, ओके कर दें, अब भी आपका फ़ोल्डर आपको यहीं पे दिखेगा और आपका फ़ोल्डर यहाँ से हाइड नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, इससे हम फ़ोल्डर की तमाम सेटिंग करते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से दिया गया है वो है फाइल हिस्ट्री। इसके लिए मुझे अपनी यूएसबी को सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर लगाना पड़ेगा। यूएसबी को मैंने पुट कर लिया है। तो फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन बेसिकली ये काम करता है कि आप अगर अपनी लाइब्रेरीज़ का डेटा, डेस्कटॉप का डेटा, कॉन्टैक्ट्स और फेवरेट्स, यानी ये जो ऑप्शन हमारे पास इधर फोल्डर हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, अगर आप उन सब को कॉपी करना चाहते हैं हमारे पास यूएसबी के अंदर, तो आप टर्न ऑन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारे का सारा डेटा सेव होना शुरू हो जाएगा यूएसबी के अंदर। अभी मैं करना नहीं चाहता, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये ऑप्शन बताया है, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर लेता हूँ। इसका यही काम है कि ये सारी की सारी फाइलों को ये कॉपी कर देता है हमारी यूएसबी के अंदर। अगर आपके पास यूएसबी नहीं लगी हुई होगी, जैसे मैं निकाल लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो कट का साइन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कट का साइन आ रहा है।
अगर USB लगी हुई होगी तो आपके पास ये शो होगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। इसका काम जस्ट यही है, आपके डेटा को कॉपी करना USB के अंदर ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट राइटिंग को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी राइटिंग अलग है, आप सबकी राइटिंग अलग अलग होगी। तो कंप्यूटर के पास तो आपको पता है कि बहुत सारी राइटिंग्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी राइटिंग कंप्यूटर की अपनी है। अब जब भी हम फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर में MS वर्ड का यूज़ करते हैं या नोटपैड का या किसी भी एडिटर का यूज़ करते हैं, तो उनमें हम ये सारी राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्जेरियन के ऊपर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ तो आप देख लें, अगर आपको यही राइटिंग, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसके अंदर आपको यही सेम राइटिंग चाहिए, आपने प्रीव्यू कर लिया है, तो आप अपने पास इसका नाम याद रखें। और मैं इधर से फॉर एग्जांपल वर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से वर्ड ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और मैं उसके अंदर वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, अल्जेरियन। तो मैं यहाँ पे अल्जेरियन लिखूँगा तो आप देखें ये वही फ़ॉन्ट आ गया है जो अभी हमने प्रीव्यू किया था, क्योंकि ये कंप्यूटर का पर्सनल फ़ॉन्ट है। तो ये फ़ॉन्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास जो जो कंप्यूटर के अंदर फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से इंडेक्सिंग ऑप्शन। इंडेक्सिंग ऑप्शन आपके पास ये काम करता है, इसकी पहले आप ज़रा सी एग्जांपल समझते जाएं। अगर आप किसी फाइल को जल्दी से ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे पहले नोकिया के मोबाइलों में एक ऑप्शन आता था कि आप वहाँ से कॉल का, हर एक कॉल का ऑप्शन आता था। आप जैसे ही उसको सेव कर लेते थे तो कॉल जहाँ पे 10 सेकंड के अंदर लगती थी वही कॉल आपके पास 3 सेकंड के अंदर लग जाया करती थी। इंडेक्सिंग ऑप्शन भी बेसिकली यही काम करता है कि अगर आप किसी फोल्डर को जल्दी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं मॉडिफाई के अंदर क्लिक करके यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की ड्राइव है, अगर मैं उसको ओके कर लेता हूँ और अब मैं जब भी उसको ओपन करूँगा तो ये हमारे पास जल्दी से ओपन होगी अकॉर्डिंग टू द बाकी सॉफ्टवेयर के। अगर बाकी जो फाइलों को हम ओपन करते हैं वो जितना टाइम लेते हैं उससे आधे से भी पहले टाइम में ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास काम है इंडेक्सिंग ऑप्शन का। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ से इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शन का अभी इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन विंडो 10 तक अगर आपके पास एक ब्राउज़र आता था जो बहुत ही स्लो था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो अभी तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज दे दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब शो नहीं होता विंडो 11 वगैरह में, अब माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन दे दिया। अगर आप यहाँ से इसकी सेटिंग यहाँ पे दी गई है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का, आज इतने लोग यूज़ करते ही नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रोम का, ओपरा और दूसरे ब्राउज़र्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये उसी की सेटिंग थी कि अगर आप उधर फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं, यानी जब आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो राइटिंग है वो चेंज करना चाहते हैं या उसकी अगर कोई चेंजिंग चाहते हैं तो आप इधर से सिंपली कलर्स की चेंजिंग हो गई, लैंग्वेज की हो गई, डिलीट करना है कुछ, तो आप उसके अंदर सिंपली कर सकते थे, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास जो कीबोर्ड दिया गया होता है हमारे कंप्यूटर के साथ, ये उसकी सेटिंग है। आपके पास इधर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है करेक्टर रिपीट में रिपीट डिले का। रिपीट डिले बेसिकली क्या काम होता है, जैसे ये सैम्पल बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या रिएक्शन करेगा, क्या काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाईटेक, मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। अभी जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो फ़ौरन से हमारे लफ्ज़ मिट जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग कर दूँ, यहाँ से मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ रिपीट डिले को, तो अब मैंने बैक स्पेस दबाया है तो उसने पहली बार में थोड़ा सा देर लिया। देखें अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखें प्रेस करने के 2 सेकंड रुक के फिर वो लफ्ज़ों को मिटा रहा है। लेकिन अगर इधर शॉर्ट हुआ होता तो उसका बेनिफिट ये था कि मैं यहाँ से कुछ भी टाइप करता तो इधर मैंने बैक स्पेस दबाया, इधर ये सारे के सारे लफ्ज़ मिट गए। रिपीट डिले में और रिपीट रेट में थोड़ा सा ही फ़र्क है। रिपीट डिले पहली बार में देर करता है थोड़ा सा लफ्ज़ों को मिटाने के लिए, और रिपीट रेट हर बार लेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्लो करके आप यहाँ पे कुछ भी आपने सैंपल में लिखा, अब अगर आप इसको रिमूव करेंगे, बैक स्पेस दबा के रखा हुआ है, देखें मैंने बिल्कुल प्रेस करके रखा हुआ है, तो एक 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 करके हर बार में उसने लेट किया है। लेकिन अगर यहाँ से ये फास्ट होता तो वो विद इन सेकेंड के अंदर मैं बैक स्पेस दबाता और वो रिमूव कर देता।
तो रिपीट डिले और रिपीट रेट इसी तरीके से कीबोर्ड के अंदर काम करते हैं। ये आपके पास पूरे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी आप लिखेंगे ये उधर की सेटिंग है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कर्सर ब्लिंक रेट। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप जाकर लिखते हैं तो आपके पास इस तरीके से कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है और आपको इंडिकेट करता है कि आप यहाँ से लिखेंगे। ओके, अब ये उसकी स्पीड है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नोट पैड ओपन करके दिखाऊं तो आप देख लें ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका लफ्ज़ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको फास्ट के बजाय थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ और तो बिल्कुल ये स्लो स्लो होगा। अप्लाई किया और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें अब ये कितना स्लो स्लो करके कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड के अंदर कर्सर ब्लिंक रेट यही काम करता है कि आपकी कर्सर की स्पीड यहाँ से कितनी होनी चाहिए। आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो माउस का आ रहा है। जो आपके कंप्यूटर के साथ माउस लगा हुआ होता है आप उसकी सारी की सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल के माउस सेटिंग से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप माउस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। इसका ये काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना जो भी काम है वो राइट हैंड से करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई क्लिक करना हो, किसी फोल्डर को ओपन करना हो या किसी फोल्डर को क्लोज करना हो। लेकिन काफ़ी लोग क्या होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंड से वर्क नहीं कर सकते, लिखते भी लेफ़्ट हैंडेड हैं और सारे का सारा काम लेफ़्ट हैंड से करते हैं। तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो राइट बटन का काम है वो लेफ़्ट बटन करेगा और जो लेफ़्ट बटन का काम है वो राइट बटन करेगा। तो ये लेफ़्ट हैंडेड के लिए कंप्यूटर ने एक उनके लिए हेल्पफुल ऑप्शन बनाया है। उसके बाद आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड है आपकी फ़ोल्डर की स्पीड को कहते हैं। अगर आप इसको स्लो कर देंगे और यहाँ से आप ओके कर दें तो अगर आप किसी भी फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। उसके बाद अगर आप इसको फास्ट कर देते हैं तो उसका बेनिफिट बेसिकली ये होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके माउस के ऑप्शन में इसको मैं फास्ट कर देता हूँ तो अब आप जिस भी चीज़ को ओपन करेंगे, किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे तो वो आपके पास विद इन सेकेंड के अंदर ओपन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा स्पीड के अंदर ओपन होगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है टर्न ऑन क्लिक लॉक। इसको ज़रा समझने के लिए आपको मैं ले जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपने क्लिक किया, यहाँ से किसी भी फाइलों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप बटन को छोड़ेंगे, देखिए मैंने बटन को छोड़ा माउस के तो ऑटोमेटिकली इतने एरिया की सिलेक्शन हो गई। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से टर्न ऑन क्लिक लॉक को ओपन कर देते हैं, यहाँ से आपने ओपन किया और ओके कर दिया तो इसका बेसिकली ये होगा कि जब आप अपने माउस से, अभी देखें आपने सिलेक्शन की और आपने अपने माउस के बटन को छोड़ दिया, देखिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसने फिर भी ये सिलेक्शन इधर करके रखी हुई है। अब मुझे इसके लिए दोबारा क्लिक करना पड़ेगा अपनी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपकी सिलेक्शन को बेसिकली लॉक कर देता है, या आपकी सिलेक्शन को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है पॉइंटर्स का। पॉइंटर क्या होता है, आपके सामने छोटा सा आप देख रहे होंगे वाइट कलर का पॉइंटर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब देखें ये वाइट कलर में दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ब्लैक में दिखे तो मैं विंडोज़ ब्लैक में ओपन कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ओके भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर का कलर ब्लैक हो गया है। अगर आपको और भी नए नए किस्म के पॉइंटर्स चाहिए तो आपको ब्राउज का ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। आप यहाँ से कोई भी पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे एरो बिजी को सिलेक्ट किया, मैं अप्लाई कर लूँ, अब देखें यही आपका पॉइंटर बन गया है। अब ये बिजी नहीं है, ये हैंग नहीं हुआ है, लेकिन इसने पॉइंटर को ही ऐसा बना दिया है। तो अब आप यहाँ से अपने पॉइंटर की सेटिंग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है पॉइंटर ऑप्शन का। पॉइंटर ऑप्शन में आपके पास पहला ऑप्शन है मोशन। मोशन कहते हैं स्पीड को, यानी जब हम इधर से उधर अपने पॉइंटर को मूव कर रहे हैं ये उसकी स्पीड है। अगर आप इसको स्लो कर देंगे और अप्लाई कर दें तब आप देखें अब आपका पॉइंटर बहुत स्लो, हालांकि मैं उसी स्पीड के साथ इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन हमारा पॉइंटर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं इसको फास्ट कर देता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, तब आप देखें हमारा पॉइंटर बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्नैप टू का। स्नैप टू को समझाता हूँ मैं आपको। स्नैप टू बेसिकली डायलॉग बॉक्स पे काम करता है। जैसे ये एक डायलॉग बॉक्स है, आप देख रहे हैं ये माउस का डायलॉग बॉक्स खुला है, कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो आप अगर स्नैप टू के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपने स्नैप टू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया,
तो अब जैसे ही आप देखें मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, लेकिन ऑटोमेटिकली उठकर कहाँ पर आ गया, ओके के बटन पर आ गया। हालांकि मेरा पॉइंटर यहाँ पर था लेकिन ऑटोमेटिकली ओके पे आ गया। तो स्नैप 2 का यही काम है कि आपके डायलॉग बॉक्स में ओके के बटन तक ले आता है। जैसे अगर मैं इसका टिक हटा देता हूँ, अब मैं ओके करता हूँ, अब मैं माउस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें अब हमारा पॉइंटर यहीं पे है जहाँ पे पहले मौजूद था। तो स्नैप 2 का यही काम है कि डायलॉग बॉक्स के ओके के बटन पर लेकर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी बेसिकली क्या काम करता है, आप देख सकते हैं पीछे एक रिफ्लेक्शन चलती रहती है इसके साथ। मुझे तो बहुत अजीब सी लगती है रिफ्लेक्शन, तो इसलिए आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। इसका ये काम है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको नहीं दिखेगा, जब आप थोड़ा सा मूव करेंगे माउस को तभी आपका पॉइंटर दोबारा शो होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। इसका बेसिकली ये काम है, अगर आप इसको ओके कर दें और अप्लाई कर दें, अब फॉर एग्जांपल आप इस ऑप्शन का किसी को बताना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क एंड शेयरिंग का, जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ से, मैं इसको ओके कर देता हूँ, और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे गोल गोल रेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मेरे पास इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो इस किस्म का जो सर्किल आप देख भी सकते हैं, आपके पॉइंटर के पास इस तरीके का सर्किल आना सिंपली शुरू हो जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि आपका पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बेसिकली इसलिए काम करता है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए वो इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा। उसके बाद जो आपकी चौथी टैब है माउस की, वो है आपके जितने माउस कनेक्ट हुए हुए होंगे वो आपको यहाँ से शो हो जाएंगे और आपको यही बताएगा दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, अगर आपका माउस सही तरीके से काम कर रहा होगा तो। माउस की सेटिंग के बाद आपके पास जो नेक्स्ट सेटिंग दी गई है वो है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ये बताता है कि आपके पास क्या चीज़, आपका इंटरनेट किस चीज़ से कनेक्ट है। जैसे मेरा नेट कनेक्टेड है वाईफाई से, तो मेरे वाईफाई का आगे नाम भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप अपने वाईफाई की सेटिंग देखना चाहते हैं कि आपका इंटरनेट किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो उसके लिए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन आपके पास दिया गया है। उसके बाद फ़ोन एंड मॉडियम का ऑप्शन है। आपको सुन के हैरान हो जाएंगे कि फ़ोन एंड मॉडियम, आपको याद होगा कि पहले ज़माने में फ़ोन इस्तेमाल किए जाते थे, टेलीफ़ोन, जो आप बेसिकली टेलीफ़ोन हुआ करते थे पुराने ज़माने के, ये उनके लिए ऑप्शन दिया गया है अगर आप उनको यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स आज के दौर में तो आप इतना मुश्किल तरीके से उनको ऐड नहीं करते हैं। आज के दौर में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीफ़ोन का ज़माना ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये ऑप्शन इधर दिया हुआ है कि आप इसका यूज़ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली उसको वायर कनेक्ट करके आपको उसका कोड वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है, जैसे एरिया कोड हो गया, स्पेसिफिक कोड हो गया, तो बिल्कुल भी इसकी आजकल ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पावर ऑप्शंस का। पावर ऑप्शन का जो बेसिकली ऑप्शन है ये आपको जस्ट लैपटॉप्स के अंदर ही मिलेगा क्योंकि ये बैटरी से रिलेटेड काम करता है। यह आपको सीपीयू के अंदर नहीं मिलेगा। आपने पावर ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ से आपको पहला ऑप्शन मिलेगा चूज़ व्हाट द पावर बटन डज। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि जब आप पावर बटन, आप जिससे आप कंप्यूटर को अपने ओपन करते हैं, यह आपसे पूछ रहा है कि अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड पे चला जाता है, अभी जैसे मैंने सेटिंग रखी हुई है। लेकिन अगर आप इसको शट डाउन कर देते हैं और इस दर से आप इसको सेव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है, ये देखें प्लग्ड इन चार्जिंग पे लगा हुआ है, और तब आप पावर बटन को दबाते हैं तो क्या हो, तब भी अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो आप सिंपली शट डाउन पे क्लिक कर दें। फिर आपके पास नीचे है कि अगर आपकी एलईडी, जब आप ऊपर से इसको इस तरीके से बंद करते हैं, देखिए आपको आइकन भी दिया गया है, जब आप उसको ऊपर से पकड़ के सिंपली नीचे रख के बंद करें तो क्या वो स्लीप मोड पे चला जाए या शट डाउन हो जाए। अगर आप शट डाउन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपनी एलईडी को लैपटॉप की बंद किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। और इधर चार्जिंग का वही ऑप्शन दिया गया है, आप इधर से जैसे ही इसके सेफ चेंजेस करेंगे तो इसकी सेटिंग वैसे के वैसी हो जाएगी। तो पावर ऑप्शन बेसिकली बैटरी के लिए काम आता है।
उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ये काम करते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, जैसे में एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हुआ है, फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ है, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ है, फिंगरप्रिंट रीडर इंस्टॉल हुआ है, जो जो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हुए हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाके आप ऐप्स के अंदर जाके देख सकते हैं ना कि आपके पास जो जो ऐप्स इंस्टॉल हुई हैं वो आ जाती हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी ये सारी की सारी समझें एक ऐप्स हैं जो आपके पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। आप उनको यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर से वो एप्लीकेशन सिंपली वो सॉफ्टवेयर आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर्स को देखना और अनइंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिकवरी का। रिकवरी ऑप्शन बेसिकली तब काम करता है कि अगर आप क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव करते हैं और अपनी फाइलों को रिकवर करना चाहते हैं तो ये बेसिकली रिकवरी का ऑप्शन आपके पास दिया गया है, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है। अगर आप अपनी फ़ाइल को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी पहले बहुत दो यूज़फुल ऑप्शन बता चुका हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीजन का। रीजन बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो डेट और टाइम दिख रहा है वो किस फॉर्मेट में दिखे। फॉर्मेट में जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको मंथ दिखे, मेरे पास जैसे पहले सेटिंग हुई हुई है, जो मेरे पास नीचे कंप्यूटर में टाइमिंग दिखेगी वो पहले मंथ दिखेगा, सॉरी डेट दिखेगी वो पहले मंथ दिखेगा, फिर डे, फिर ईयर। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो, पहले डेट दिखे, फिर मंथ दिखे, फिर ईयर दिखे। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे और ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो डेट है यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपको इसी फॉर्मेट के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ऑप्शन है रीजन का, जिधर से आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अपने डेट के और टाइम के फॉर्मेट को सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ये काम करता है कि आपके पास जैसे ही आप चेंज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अब मेरी जैसे विंडो रजिस्टर्ड है तो इस वजह से इधर अपडेट जो है वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा, इसलिए वो ब्लरी हुआ है, अनएक्टिव इसी वजह से। तो आपके पास एक्टिव होगा क्योंकि मेरी रजिस्टर्ड विंडो है, मेरे लैपटॉप के साथ बिल्ट इन आई थी, तो इस वजह से ऑप्शन इधर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से ये आपके पास बेसिकली नोटिफिकेशंस के ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये नोटिफिकेशन शो ना हो तो आप इसके टिक हटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके पास कोई वायरस के हवाले से चीज़ लगती है यानी वायरस आता है तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे यानी लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाती है कि वायरस प्रोटेक्शन की। तो आप इसको अगर बंद कर देंगे, अगर कोई वायरस भी आपके कंप्यूटर में दाखिल होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है साउंड का। आप जैसे ही साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके स्पीकर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जैसे मेरे पास माइक्रोफोन भी कनेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से वॉइस आ रही है, माइक्रोफोन के अंदर हल्के हल्के सी रेज आ रही है ग्रीन कलर की। तो ये इसी को शो कर रही थी कि हमारा माइक्रोफोन सही तरीके से काम कर रहा है। इधर से हम अपने स्पीकर को और माइक्रोफोन को चेक कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन मेरे लैपटॉप के साथ बिल्ट इन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पीच रिकॉग्निशन का। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे एडवांस स्पीच ऑप्शन में आप चले जाएं, टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर आप जाके कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखता हूँ आई एम सर इर्तज़ा। यहाँ से मैं इसको जैसे प्रीव्यू करूँगा तो ये बोल कर बताएगा। I am Sir Irtaza. ओके, तो यहाँ से हम वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं You यहाँ have से। selected Microsoft Zira Desktop. English. United. तो अब आप देख सकते हैं जो आप इसके अंदर लिखेंगे वो उसी के अंदर बोलकर हमारी वॉइस की सूरत में हमें बताएगा। तो यहाँ से स्पीच रिकॉग्निशन इसीलिए काम करता है ताकि हम कोई चीज़ को रिपीट करके या अपनी प्रोनाउंसिएशन वगैरह के हवाले से इधर चेक करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टोरेज स्पेसेस। स्टोरेज स्पेस आपके पास ये काम करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में कुछ लोग अगर बहुत डेटा है तो आप मल्टीपल हार्ड डिस्क लगाते हैं। जैसे मेरे पास तो लगी हुई नहीं है, अगर लगी हुई होगी तो क्रिएट अ न्यू पोल पे आप जैसे ही जाएंगे येस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हार्ड डिस्क आ जाएंगी।
आप उनके ऊपर टिक करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी उनको एक ही उनका पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे CDE अलग अलग बने हुए होते हैं ना, आप चाहते हैं एक ही बन जाए C के नाम से या किसी भी नाम से आप उनको मर्ज करना चाहते हैं तो क्रिएट अ पूल स्टोरेज में आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब इतना यूज़फुल फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंथ सेंटर भी इसी तरीके से है कि अगर आपके पास ऑनलाइन सर्वर वगैरह हैं, अगर वहाँ पे आप अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं, आजकल तो गूगल ड्राइव और बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो ये भी आप इतना इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन है सिस्टम का, ये बहुत यूज़फुल है। ये कैसे कि आप सिस्टम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी दिख जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, मेरा डिवाइस का नेम, मेरा प्रोसेसर जैसे 11th जनरेशन है i7 का, रैम 8 GB, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, पेन टच है या नहीं, विंडोज़ मेरे पास कौन कौन सी हुई है, ये सारी की सारी डिटेल इधर मुझे इजीली पता लग जाएगी। वर्जन भी पता लग जाएगा, कब मैंने लैपटॉप बाय किया वो भी पता लग जाएगा, इंस्टॉल कब किया वो भी आइडिया हो जाएगा। यानी सिस्टम के अंदर आपके सिस्टम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। इधर से आप अपने सिस्टम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन को मालूम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टास्क बार एंड नेविगेशन। ये क्या करता है मैं आपको बताता चलूँ। पहले टास्क बार के बारे में बताऊँ। ये जो नीचे टास्क बार है ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, थोड़ा सा ग्रे कलर है और ब्लैक कलर के अंदर ये आपको टास्क बार दिख रही होगी। इस टास्क बार की सेटिंग आप इसके अंदर जाके कर सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ टास्क बार में चाहिए, जैसे अगर आपको सर्च बॉक्स अभी आपके पास आ रहा है नीचे, अगर आप यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे तो देखें यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आ रहा था वो चला गया। अगर मुझे वापसी लेकर आना है तो यहाँ से मैं सर्च बॉक्स पे क्लिक करूँगा, देखें सर्च बॉक्स आ गया। उसके बाद अगर मुझे टास्क व्यू चाहिए तो यहाँ से मैं टास्क व्यू के ऊपर जाके अभी यहाँ पे सारे टास्क आपको दिखा करेंगे जो जो आपके टास्क हैं। उसके बाद आपको कोई चैट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। ये हो गया टास्क बार की सेटिंग। उसके बाद आपके पास आती है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक से रिलेटेड, कीबोर्ड, माउस, किसी से भी रिलेटेड, तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको वो ऑटोमेटिकली फ़िक्स कर दे और आपको नोटिफिकेशन ना दे, या फ़िक्स करे और आपको नोटिफिकेशन भी दे। आस्क मी बिफोर रनिंग, यानी कि आपको पहले बताए उसके बाद वो उसको फ़िक्स करे। डोंट रन एनी, यानी कि कुछ भी ना करे। तो आप इधर से अपनी नोटिफिकेशन की सिंपली सेटिंग रख सकते हैं ट्रबल शूट की मदद से। ट्रबल शूट के बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है यूज़र अकाउंट्स का। इसके अंदर अगर आप अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास सर इर्तज़ा हुसैन लिखा हुआ है, मैं अपने अकाउंट का नेम अगर यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑनर ऑफ हाईटेक। अब जब भी हमारा कंप्यूटर खुलेगा तो सामने सामने ऑनर ऑफ हाईटेक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ से अगर इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैनेज अनदर अकाउंट पे जाऊँगा, ऑनर ऑफ हाईटेक पे जाऊँगा, यहाँ से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है इसलिए चेंज का ऑप्शन आ रहा है। आपने नहीं लगाया हुआ होगा तो क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके पहले वो आपसे पुराना पासवर्ड पूछेगा, अगर लगाया हुआ है तो उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड सेम देना है। और हिंट के अंदर आपने कोई भी अपनी तरफ से हिंट देनी है। इसमें एग्जैक्ट पासवर्ड बिल्कुल ना दिएगा हिंट के अंदर, वरना 2-3 बार ट्राई करने पे ही हिंट सामने शो हो जाती है। तो इधर से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड लगा सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा अपने साउंड को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने साउंड को। उसके अलावा आप अपनी बैटरी का जो बैलेंस वगैरह है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड है तो आप उधर को उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो ये ऑप्शन इसलिए आपको दिए गए हैं, ये है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। उसके बाद जो आपको ऑप्शन दिया गया है विंडोज़ टूल्स का, उसके अंदर आपको यहाँ से जितने भी इसके ऑप्शंस हैं, यानी विंडोज़ के अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ से दिख जाते हैं। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिधर मैंने स्टेप रिकॉर्डर के बारे में बताया था तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये उसके अंदर आपको ये जो जो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको विंडोज़ टूल्स के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है वर्क फोल्डर।
वर्क फोल्डर बेसिकली आप लोगों को आगे जाके हम सर्वर बनाना सिखाएंगे। सर्वर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए अपने वर्क फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और उन सब दोस्तों को शेयर करें, ताकि अगर कोई कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप सिंपली बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर जाके आप बारी बारी सारी क्लासेस सीख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।